अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कल असम्बली फ्लोर में खड़े होकर जो एक वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर, उन्हें आड़े हाथों ले लिया। उनका कहना था कि जो कश्मीर में हालिया वाक़यात हुए हैं उनके बाद एक वज़ीर मौसूफ जो हैं वो मामलात को मज़ीद बिगाड़ रहे हैं बजाय संभालने के। उन्होंने बात तो ये बेसिकली ये जो बात कही थी, नाम नहीं लिया, लेकिन उसके बाद ये बयान जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया था जिसमें उन्होंने कश्मीरियों को लताड़ा था और कहा था कि कश्मीरी जो हैं वो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बन जाते बल्कि कुर्बानी देने से बनते हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ गुफ्तगू के पाकिस्तान जो है कुर्बानियाँ तो वो दे रहा है, 5 जंगें लड़ी हैं और उल्टा हमें गालियाँ पड़ती हैं। तो इस तरह के बयान देने के बाद जो जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है उसमें शाहजेब खानजादा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल हकीकत की रोशनी में कहा है, और अगर पार्टी मुझसे मेरी सरजनिश करना चाहती है या मुझसे जवाब मांगना चाहती है तो मांग सकती है। लेकिन मसला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने भी इस पर गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के जो मुतालबात हैं वो हमने तस्लीम कर लिए। जिस वक्त तो तमाम मुतालबात मान लिए तो बाद में फिर उन्होंने 8 मुतालबात रख दिए। अब मसला ये है कि अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया था। अब उसके बाद कई करता धरता जो है उन्होंने उससे जो है वो कता ताल्लुक भी कर लिया, और चंद एक जो है उनके बारे में सुनने में आ रहा है कि वो इंतखाबात जो 27 जुलाई को होने वाले हैं वो उसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना चुकी है, उनका वज़ीर आला जो है वहाँ पर मौजूद है, और अब वो चाहते हैं कि शायद उनकी नज़र कश्मीर के इलेक्शंस पर है। मौलाना फजलुर रहमान को सालिसी की दावत दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी एक वीडियो बयान उनका आया कि जी वक्त बहुत कम है, मुझे कुछ वक्त दिया जाए, और दूसरा ये है कि मुहर्रम के ये अयाम हैं, इसके अंदर बात नहीं की जा सकती। इसके बाद जो है फिर जो धरने की कॉल दी हुई है वहाँ पर रावला कोर्ट में दी गई है वो भी ख़त्म की जानी चाहिए ताकि पहले मामले को संभाला जा सके, बात की जा सके। अब मामला ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर में क्या नतीजा हासिल करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट जो है आज़ाद कश्मीर की उसने भी जो है वो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देने का हुक्म दे दिया है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब तहरीक इंसाफ से, बहरामंद तंगी साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे होंगे, तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से हमारे शो को ज्वाइन करेंगे, और इसार राना साहब सीनियर तजिया निगार हैं, आप सब जानते हैं उन्हें, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, वो भी हमारे साथ होंगे इस प्रोग्राम के अंदर। मैं सबसे पहले अहमद अवैस साहब आपके पास आऊँगा। जो आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस देने का कह दिया, आपको लगता है कि आप बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे? ये पहला सवाल है मेरा। दूसरा ये है कि क्या देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आपको होते नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो इंतखाबात की बात है, दूसरी तरफ आपने जो ख्वाजा आसिफ का बयान है ये बड़ा ही कश्मीर के नुक्ता नजर से देखा जाए तो बड़ा डैमेजिंग है। जी जी। क्योंकि बड़ी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव पोजीशन है कश्मीर की, और वहां के अवाम जो है आजाद कश्मीर के, और फिर उसके बाद आप देखें और इतना डिस्प्यूट होने की वजह से, और मकबूजा कश्मीर को उन्होंने पहले ही एनेक्स कर लिया है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा, इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया, और हम उनके वहां जो रवा रखा उन्होंने तशद्दुद कश्मीरियों के ऊपर, उसके ऊपर पाकिस्तान बजा तौर के ऊपर उसको पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जो है अपनी खबरों का हिस्सा भी बनाया, और उसके ऊपर तशवीश का इजहार भी किया। इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी ये बात होती रही। तो उसके ऐसा होते हुए ये बात जो है ये कर देनी, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। मेरे ख्याल में ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो पता नहीं किस नशे में ये बात कर गए हैं कि जो उनको ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि आगे भी याद होगा कि कुछ साल पहले उन्होंने नहीं, पार्लियामेंट के वैसा फ्लोर उन्होंने पे खड़े उन्होंने ना होकर सिर्फ ये बात कही है, फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रोग्राम में जो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात पर उन्होंने कायम कहा। हूँ, मैंने हकीकत पर जी हाँ। मबनी गुफ्तगू की है। अगर पार्टी सरजनिश करना चाहती है या मेरे से जवाब तलब करना चाहती है जरूर करे, लेकिन जो हकाइक है मैं तो उनकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ और मैं अपनी बात पर कायम हूँ। अब पूछा जाए कि ख्वाजा साहब किस किस्म के कश्मीरी हैं, मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने ये बात देखी ना, ये कश्मीर की सेंसिटिविटी का ख्याल रखना चाहिए। आप ये पॉलिटिशियन हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, और हमें वहां पे पाकिस्तान की रवायती सियासत से भी हटके वहां का जो डिस्प्यूट है कश्मीर का उसको मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल डिस्प्यूट की पेश नजर जो कश्मीरी इस आजाद कश्मीर में है उनका हमें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और वहां पे जो पीछे गोली चली है और दो तरफा गोली चली है, ये भी बड़ी सख्त एक तकलीफ दे सूरत हाल है, और वहां पे धरना दिया हुआ है। इसको पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए। वहां ताकत का जो है मुजाहरा करना
आज़ाद कश्मीर में मेरा ख्याल में बहुत पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। कश्मीरियों के लिए तो है ही जो कुछ वहां पे हुआ, लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता नजर से हम उनको एक अलग हमने हुकूमत बनाई हुई है। वहां पे बाकायदा इंडिपेंडेंट एक हुकूमत है, उनका अपना आइन है, उनका अपना जुडिशरी का सिस्टम है, उनकी पूरी एक निज़ाम हुकूमत है, जुडिशरी उनकी अलग है। तो ऐसे हालात में फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, जबकि एक हमारा जो जिसे कहते हैं आर्क एनिमी हमारे सर पे बैठा हुआ है और हर छोटी से छोटी बात को प्ले अप करने को तैयार है। तो मेरा ख्याल है बड़ा गैर जिम्मेदाराना और उसके ऊपर फिर परसिस्ट करना कि मैंने जो कहा है वो ठीक कहा है। तो इन्होंने तो फिर कुछ साल पहले जो है पाकिस्तान की जो है फौजी एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक भी जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो बयान तकरीर की थी उसको भी फिर सामने रखें। इसका मतलब है कि वो तो आदि के इस किस्म की बातें करते हैं। ठीक है, वो उनका अपना जो भी मौक़िफ़ है। मैं तंगी साहब से मैं चाहूंगा, तंगी साहब ये क्या किसके एजेंडे पर हैं? ख्वाजा आसिफ साहब, बिलावल साहब तो कहते हैं कि ये तो कश्मीर का उसको ख़राब कर रहे हैं। अब पता नहीं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ये कोई इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी है किसी के कहने पर ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं, या वो वाकयातन ये समझते हैं? और क्या उनके इस बयान के बाद क्या जो मसला जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जो हालात चल रहे हैं उसमें कोई बेहतरी आएगी या उसमें मजीद इश्तियाल आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक आपने पीटीआई के साथी से सवाल किया कि कश्मीर में इलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, तो आपने ख्वाजा आसिफ की तकरीर की। और जो आपका सवाल है, आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमा रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ के बयान से कश्मीर में हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 दफ़ा अपने मौक़िफ़ की वजाहत की फ्लोर पे, वो न टॉक शो में बैठा था और ना किसी और जगह पे महफिल में बैठ के बात की थी, बल्कि उसने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे अपनी बात की वजाहत की कि मैंने किसके बारे में कहा था। उसने कश्मीरियों की कुर्बानियों का जिक्र किया, उसने पाकिस्तान की कश्मीर के लिए कुर्बानियों का जिक्र किया, उसने कश्मीर की पाकिस्तान की 1947 की जिक्र किया। तो मेरे ख्याल में एक तरफ नहीं देखना चाहिए, और जिस कंटेक्स्ट में उसने बात की है उसने उसकी वजाहत की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर में एक कमेटी बनी है और उनके कहने पर अगर आज इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए तो कल तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, इस सूबे में किसी भी जगह पर कुछ मतलब कि दहशतगर्द एक टोला उठ के किसी के हाथों में कैल कर किसी के फंडिंग से वो कहेंगे कि हम ये नहीं मानते हैं, ये लेकिन तंगी साहब वो इलेक्शन क्यों मुलतवी कराना चाहते हैं? उनका क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? वो खुद तो इलेक्शन लड़ते नहीं है, वो तो एक प्रेशर ग्रुप है, उसका कोई इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं, फिर वो क्यों मुलतवी करा रहे हैं? तो मैं यही तो बात कर रहा हूं ना कि उनको किसने हक दिया, किस आईन ने हक दिया, किस दस्तूर ने हक दिया कि वो वहां धरने देते हैं और वो फिर 1 फिर 2 फिर 10 और फिर 38 मुतालिबात पेश करके जिसमें पाकिस्तान का नाम निकाला है। ये मुझे बताइए उसको किसने हक दिया है? वो किस बिहाफ पे ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन ना होने दिया और आप कश्मीर को 12 सीटों को खत्म करें और पाकिस्तान का नाम निकाल दे? ये मुझे बताइए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि नहीं है? ये तो इंडिया कह रही है। ये तो खैर तंगी साहब मुमकिन नहीं है, ये तो आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान जुल्म करे, पाकिस्तान का नाम निकाल दे, तो क्या ये इंडिया के एजेंट है कि नहीं है? खुदा का खौफ करे, जब टॉक शो पे आते बैठ जाते तो हमें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की इज्जत के लिए, अपने मुल्क के एहतराम के लिए ये हमें इस पे बात करनी चाहिए। हम किसी पार्टी के नुमाइंदा बनकर यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए या अपने लीडर के लिए या पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। अभी बात है कि हम यहाँ कश्मीर में इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर वहां पर हाई कोर्ट ने वहां पर पीटीआई को बल्ले का निशान देने का हुक्म दिया है, मैं आपको बता दूं कि अदालत आजाद है, अदालतों का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है किसी से निशान लेना, किसी को निशान देना। मेरे ख्याल में ये किसी पार्टी का या हुकूमत का काम ही है नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। हाई कोर्ट ने उसको हुक्म दिया है, देना चाहिए। इलेक्शन जो पार्टी लड़ना चाहती है लड़ने दे, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप उठ के खड़े हो जाएं और फिर वो ये कहे कि पाकिस्तान का नाम निकाल दे, 12 सीटें खत्म कर ले, नहीं वो तो हमारी बात मान ले। तो मुझे बताए कि उसको हक इसलिए दिया है, वो इंडिया के पंडित पे कैल कर बोलते कि मेरे पाकिस्तान। तंगी साहब ये बताएं कि वो तो ठीक है, वो तो जो मामला है उसके ऊपर भी बहस करेंगे। मैं चाह रहा था कि पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त ज्वाइन कर लेते तो मैं तब उस तरफ ज्यादा जाता, लेकिन अहमद वैद साहब ने बात चूंकि उधर की, उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि इलेक्शन जो है उसके क्या नतीजे होंगे। आप बताइए कि तहरीक इंसाफ मैदान में होगी, क्या इंतखाबात होंगे, क्या तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर लड़ सकेगी, ये आपको नजर आ रहा है? और क्या आप इसको कंपीट कर पाएंगे? क्या सूरत हाल होगी? आप
देखिए मैं आपको बताऊं कि ये तो पेशबंदी की जा रही है यहां से भी पीटीआई को आउस्ट करने के लिए, क्योंकि इनका ख्याल था कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अब मिल गया है तो ये अब इस किस्म की तदाबीर जो है, ये ताकत का इस्तेमाल इंतहाई तकलीफ दे है। पाकिस्तान के अंदर भी तकलीफ दे है और कश्मीर में तो इंतहा हद तक ये ताकत का जो इस्तेमाल है इसके ताकत इस्तेमाल की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि वो तो कमेटी का इशू एक अलग है, पीटीआई तो बिल्कुल एक डिफरेंट, पीटीआई तो एक सियासी जमात देखिए है। बात सुनिए, ये पेशबंदी की आप की जा रही है। 12 सीटों का जो है वो कहते हैं जो परमानेंट सीटें जो है वो महाजरीन की, ये कोई तुक नहीं बनता कि ये इशू जो है। देखिए कब का कश्मीर का डिस्प्यूट 1947 से अब कहां पहुंच गए हैं। किस बात की वो रिजर्व सीटें महाजरीन कहां रह गए बाकी? नहीं, यानी आपका कहने का मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये 12 महाजरीन की सीटें हैं, यानी आप जो कश्मीर एक्शन कमेटी है उसके साथ खड़े हैं इस मामले के ऊपर के 12 नशिस्तें खत्म कर दी जानी चाहिए। ये इसके ऊपर बिल्कुल नेगोशिएशन होनी चाहिए और बैठ के सेटल करें। हाँ, लेकिन ये उसका कोई लॉजिकल एक रीजन दे कि किस बेस के ऊपर 12 सीटों के ऊपर, लेकिन अब ऐसा ये होगी तो आईनी तरमीम के जरिए ना, ये आईन नहीं करें, वो बैठ के कमिट करें। आईनी तरमीम तो जो है वो आयन का फिर वही बात आ जाती है। हम जहां पे बात कोई हमने उलझाना होता है वहां हम आयन और कानून की बात कर देते हैं, लेकिन आयन और कानून के साथ हाल क्या करते हैं ये तो पाकिस्तान में देखा नहीं हमने। आपने क्या हाल किया है? क्या आयन रह गया बाकी या कानून रह गया बाकी? एक तरफ आईनी हुकूमत की बात करते हैं, एक तरफ गैर आईनी तरीके से आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हम कहें कि आईनी हुकूमत बनाई और हम वो तो वजीर आजम साहब ने जवाब दिया है कल। वैसे अवैध साहब वो तो उन्होंने कहा है 2018 के बाद भी अगर कोई हुकूमत थी उसका भी इलेक्शन का वो करवा लें और इसका भी करा लें, फोरेंसिक दोनों पता लग जाएगा कौन। देखिए ना अवैध साहब ये तो आयन के हदूद में तो रहे ना। देखिए ना जो पीटीआई के जमाने में जब हुकूमत थी 100 इल्जाम लगा लें, मैं उसकी डिस्प्यूट में नहीं जाता, लेकिन वो एक आइन के अंदर ही चल रहा। लेकिन अवैध साहब ये इमरान खान साहब की पटिशन थी जिसपे नून लीग के सेनेटर से ये निशान लेने की ये रवायत कायम की गई थी, पीटीआई के दौर में ही हुआ था। ये तो सारे फैक्ट्स हैं ना, इसको कैसे झुटला सकते हैं? तो आइन और कानून वैसा ही है। हर बंदा उस वक्त जो है नून लीग कहती थी आइन कानून नहीं है यहां पे इस मुल्क के अंदर, आज पीटीआई कहती है। मैं तो ये कहता हूं अब ये कौन सा ऐसा वक्त आएगा जब सारी सियासी जमातें कहेंगी हाँ आइन और कानून है, उसके लिए कौन काम करेगा? मैं तो नहीं कर सकता। मेरी बात सुने, एक बात सुने जी सर। ये बात तो एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट तो अलग है, ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। आप आइन और कानून की बात करते हैं, ये आईनी बात है। मैं आइन की बात ही कर रहा हूं। मैं आइन की बात कर रहा हूं कि आइन तो कहता है कि कानून की हुक्मरानी होगी। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि ताकत का कानून चलेगा। ये तजाद पाकिस्तान में ये है, इसको निकालेंगे मामला सीधे हो जाएंगे। ठीक है, आपकी बात ठीक है, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैं जरा इस राना साहब को जाता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि वो एक असम्बली थी जिसके बारे में एक वजीर आजम कहते थे कि कर्नल चलाता है, वो जो आइन और कानून था, राना साहब वो आइन कानून बेहतर था, आज का आइन कानून बेहतर है, या वो आइन और कानून बेहतर है जिसकी तमाम सियासी जमातें पासदारी करें और उसको खुद इंटैक्ट करें, बजाय इसके कि वो सिर्फ इल्जामात की हद तक एक दूसरे पर इल्जामात लगते रहते हैं? मैं तो सिर्फ चेहरे बदलते हैं, बातें वही रहती हैं। ये कब तक चल पाएगा राना साहब? फर्क होता है लोगों के होने या ना होने से। इमरान खान के दौर में 150 रुपए का था क्या कहते हैं पेट्रोल ना, और क्या नाम है 17-18 रुपए का यूनिट था बिजली का, 25 अरब डॉलर भी थे खजाने में। लोगों से फर्क पड़ता है। और आज जो बुरा हाल हुआ है हमारी मईशत का और हमारे मामलात का, तो इमरान खान के दौर में ऐसा नहीं था। और दूसरी बात यह है कि आइन हमने लगाई भी है। आइन तो ये कहता है 90 दिन में इंतखाबात कराएं जब कोई असेंबली टूट जाए। तो जब आपकी मर्जी होती है तो फिर 90 दिन के बजाय वो 7 महीने चले जाता है। आइन तो कहता है निगरान हुकूमतें 3 महीने से ज्यादा नहीं रहेंगी। तो जब आपकी मर्जी हो तो निगरान हुकूमतें 8-8, 9-9 महीने तक चल जाती है। आइन तो ये कहता है कि जनाब अली किसी भी पाकिस्तान के फर्द को जो उसके जमहूरी हक है, एहतिजाज करना, प्रोटेस्ट करना, अपने मुतालबात के लिए उसका हक है। आप तो बंदे चुप के ले जाते। तो क्या, और दूसरी बात ये कि कश्मीरियों में जो इंडिया के ये पहली दफा बंदे चुके गए हैं।
पहले नहीं उठाए जाते थे? नहीं, ये बात तो नहीं है ना, ये इसका जवाब तो नहीं कि पहले दफा मैं तो उठाए सवाल गए। पूछ रहा हूं अवैध साहब, अब मुझे राणा साहब से बात कर लेने दीजिए। मैं राणा साहब से जरा अभी जी, तो जी, वो मैंने उनसे जी, आईन और कानून जी, का जवाब सवाल पूछा, उन्होंने मईशत जी, मुझे बतानी जी, शुरू कर दिया। अभी मैं मईशत पे आऊंगा। उनको नवाज शरीफ जब वही बंदा था उसकी मईशत के साथ कंपेयर किया जा सकता है पीटीआई की मईशत को, तो फिर राणा साहब कहेंगे नहीं अब हम आईन कानून की बात करेंगे। मेरा सवाल आईन कानून से मुतल्लिक था, अगर उसी पैराहन में जवाब दें तो फिर मैं शायद आगे बढ़ पाऊं। नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल। मरियम साहिबा करती हैं, वो नहीं करती हैं। वो कहती हैं कि पंजाब में जो काम मैंने किया वो आज तक कभी नहीं हुआ, यानी उनके अब्बू और चचा ने भी नहीं किया, वो कहती है। तो अच्छी बात है, आगे बढ़ रही है वो, हैं? आगे बढ़ रही है वो, उनके फुटस्टेप से आगे जा रही है, इसमें क्या बुराई है? नहीं, वो कहती है मैंने जितने बड़े काम किए हैं उतने बड़े काम माजी में पंजाब में किसी ने भी नहीं तो किए। इसमें क्या बुराई है जो राणा मैंने साहब? करके दिखा दी है। इसमें क्या बुराई है? दूसरी बात ये है, इसमें क्या बुराई है कह रहे? राणा साहब? इसमें क्या तनकीद है? कहती हैं तो नहीं, कहती रहे, मैं अवाम ये फैसला कह रहा हूं करेंगे। कि ये सुन लेना, मैं ये कह रहा हूं कि मरियम साहिबा वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है। उनके अब्बू और चचा नहीं कर सके पंजाब के लिए काम, वो बहुत अच्छा कर रही है। ये कैसे तय दूसरी हुआ बात ये- कि वो अच्छा कर रही सुन हैं लेना। तो वो नहीं कर सके? ये कैसे तय हुआ? ये आपने कैसे डिफाइन कर लिया कि वो नहीं क्योंकि कर उन्होंने सके? कहा कि जो मैंने आज तक कारनामे अंजाम दिए माजी में किसी ने नहीं दिए, तो उन्होंने ये कहा है। तो एक तो बंदा जो है वो 10 जाहिर है। 10th लेवल तक जा सकता है, दूसरा 20वें लेवल पे जाता है, तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि वो जो कह रहा है मैं 20वें लेवल तक आया कोई नहीं आ सका, इसका मतलब कि वो 10वें पे नहीं जा सका। हाँ, ये ठीक है आपकी बात कि मरियम साहबा 20वें लेवल पे है और नवाज शरीफ साहब 10वें मैं तो एक लेवल मिसाल पे दे है। रहा मैं हूं। आपकी बात को मानता हूँ, आपकी बात से एग्री कर गया मैं ठीक। कि मरियम साहबा 20वें लेवल पे आपने कहा है और वो 10वें लेवल पे, मैं मान गया आपकी बात, ठीक। एग्री। मैं इस पे बहस ही नहीं कर रहा, आपने ठीक कह दिया, ठीक। बल्कि बहुत अच्छा कह दिया। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जहां तक आजाद कश्मीर की बात है तो भाई इस आग के साथ ऐसे ना खेलें जैसे आप खेल रहे हैं। इससे सिवाय इंडिया को फायदा होने के या उन लोगों को जो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ नहीं देखना चाहते, उनके किसी को और को फायदा नहीं हो रहा। आप सुन लेना बात मेरी, यार सुनना। कोई भी नहीं बोला देर से ये राणा साहब, कोई भी नहीं 21 बोला। मिनट से मैंने 21 मिनट से मैं डिबेट सुन रहा हूँ। कोई भी मुझे नहीं आप बोला सुन राणा लो, साहब, ठीक आप है? बोलिए। हाँ जी, मेरे साथ वो ना करें अवाम वाला हाल के अवाम को बोलने ही नहीं देना, जो है वो लीड क्लास ही बात करेगी। भाई 2 पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ हैं, कोई बोला ही नहीं है राणा साहब। ठीक है, अब सुन ले मेरी बात। जी, मेरी जी, यार प्लीज। सुन ले। ये जो 12 सीटों वाला है, क्या नाम है, अभी मुहाजिरीन की मेहरमन सीटें। साहब भी उस पे कह रहे थे बार, तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक क्यों नहीं दे रहे, जिनके साथ मईशत की जो रीढ़ की हड्डी है? ये तो कश्मीरियों के वोट पे तो आपको बड़ा वो है कि ये वो रहने चाहिए, ठीक है ना? आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्यों नहीं हक देते वोट देने का? क्योंकि वो आपके खिलाफ वोट देंगे। और 12 इन सीटों से आप जब चाहे आजाद कश्मीर की हुकूमत को उल्टा दें, ये आपके हाथ में होती है, आपकी जेब में होती है ये सीटें, इसलिए आप ये 12 सीटें अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है? ताकि आपको जब मौका मिल जरूरत हो 12 ये हो, 8-10 और मिलाएं और उसके बाद जिस मर्जी हुकूमत का आप कर दें। जैसे आपने क्या कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 4 सीटें एक बांझ औरत के यहाँ 4 बच्चे पैदा कर दिए, वैसे आजाद कश्मीर में 12 सीटें आप अपने पास रखना पसंद करेंगे। तो भाई अगर आपने वोट के साथ इसी तरह के, और ये मुस्लिम लीग नून को पहली दफा तो कर नहीं रही, मुस्लिम लीग नून हमेशा चीट करके, हमेशा इसी तरह धोखाधड़ी से हुकूमत पे आती रही है। बेनजीर कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत गई, अगले दिन पता चला पंजाब पूरा नवाज शरीफ साहब के हाथ में आ गया था। तो आज तक मुझे वो साइंस ही नहीं समझ आ सकी। जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, पूरे लाहौर में लिख दिया गया, पंजाब में लिख दिया गया, सूबाइयत को इस सतह पे लेके चले गए। तो कश्मीरियों का भी हक है वो अपने मामलात के लिए वो बात, हाँ, उसके लिए वो धरने दे। जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है 100 दफा उस पर लानत है, ठीक जो है। पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है उसमें 100 दफा लानत है। ठीक। लेकिन आप कौन होते हैं ये फैसला करने ठीक। वाले कि कश्मीरी अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकल सकते, वो क्या नाम है एहतिजाज नहीं कर सकते? ठीक है, ये अपने लोगों को दुनिया को ताकत से डंडे से आपने कुचलना है, डंडे से आपने लोगों को जमहूरियत सिखानी है, वो जमहूरियत सिखानी है जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान में मैं दोबारा राणा साहब आता हूं, मुझे पहले अब सुन ले, अपोजिशन ने पहले हुकूमत के स्पीकर को बनाया, फिर इस हुकूमत के वालों ने अपोजिशन के डिप्टी स्पीकर को बनाया। मतलब तुसी आपस ही चीज़ों को अंदर रहना है और इसे जमहूरियत का नाम जवाब ले लेने दीजिए राणा साहब, आगे फिर वो आ जाना है, क्या कहते हैं, ब्रेक का टाइम हो जाना है। तंगी साहब, आप कहते हैं वो नून लीग तो बनाती है हुकूमत चीटिंग से है, वैसे मुझे ये समझ नहीं आई कंपैरिजन के कश्मीरियों का राइट जो है उसका ओवरसीज के वोट से क्या ताल्लुक है, ये भी जरा मुझे समझाएं।
और दूसरा मुझे ये भी समझाएं कि क्या ये जो धरने की सियासत है ये पीटीआई ने शुरू की थी और इसी को आगे लेके चलना और यही एक तरीका है, तो ये जो जब कल को पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी या किसी और की हुकूमत होगी तो क्या ये धरने की सियासत ये तरीका है हक मांगने का, या आईनी जो मामलात हैं वो असम्बली में तय होंगे या सड़कों पर तय होंगे? इसके बारे में जरूर बता दीजिए। नौशाद साहब, मैं एक शर्त पे आपसे बात करूंगा, जो राणा साहब को जितना टाइम आपने दिया है मैं इतना ही टाइम लूंगा, आप मुझे डिस्टर्ब जी जी प्लीज आप बोलिए। राणा साहब ने पहले कहा था कि चेहरों की बात है, तो चेहरों की बात उसने की कि इमरान के वक्त में 145 रुपए पे पेट्रोल था। तो क्या राणा साहब आपका हाफिजा इतना कमजोर है और इतने अपना लायक है कि उससे पहले 65 रुपए का लीटर पेट्रोल था? वो आपको याद नहीं है? आप वो भी याद कर ले कि आपकी लीडर से पहले जो हुकूमत थी उसमें कितने लीटर का पेट्रोल था। तो चेहरे की बात तो आपको, आपका हाफिजा बिल्कुल कमजोर भी होगा और अपना लायक भी होंगे, लेकिन आवाम को याद है कि मुजरिम कादी 804 की हुकूमत आने से पहले जीडीपी ग्रोथ कितना था, वहां पे जो इन्फ्लेशन थी वो कितनी थी, पेट्रोल की कीमत कितनी थी, डॉलर कितने में थी। तो ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को याद है, आपको इसलिए याद नहीं है कि आप एक नालायक आदमी हैं। दूसरी बात, आपने आईन की बात की, तो आप मुझे बताएं क्या आईन पाकिस्तान में इजाजत देते हैं? पर्सनल कमेंट ना करें, पर्सनल ना करें, वैसे आप जनरल बात कर रहे हैं। ये तरीकेकार, ये गुफ्तगू का तरीकाकार मुनासिब नहीं है। जी जी मैंने ये क्या बातें कर रहे हैं? अब राणा साहब एक मिनट उनको जवाब दे लेने दें, राणा साहब उनको जवाब देने दें, राणा साहब उनको जवाब देने दें, तंगी साहब को। आज तक इलेक्शन में ओहो ठीक है राणा साहब आपको दोबारा मौका मिलेगा ना यार, दोबारा मौका मिलेगा, बात करने। मुझे ब्रेक पे जाना पड़ जाएगा, मुझे तंगी साहब को बूटों के नीचे बैठ के अपनी इज्जत बनाते। आप इतने नालायक आदमी हो कि आपको स्क्रीन पे राणा साहब तंगी साहब को बात कर लेने दीजिए, या राणा साहब को म्यूट कर दें, राणा साहब को म्यूट कर दें, तंगी साहब को बात करने दें, उनका टाइम था, तंगी साहब नहीं बोले थे। मैंने बस तंगी साहब आप बात कीजिए, तंगी साहब आप बात करें, पर्सनल ना बात करें। नहीं बोलना चाहिए, अगर ये बन जाते हैं तो मैं इसको बोली नहीं दूंगा। ये कौन है कि ये मेरे सामने बोले? नहीं तंगी साहब पर्सनल बात ना करें, ये बेशर्म आदमी तो रोजाना मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ जाएगा। तंगी साहब तो रोजाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप। जी ठीक है, मैं नाज़रीन अभी लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोबारा इस बातचीत के सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। अभी लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कश्मीर और उससे मुताल्लिक पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई और इसकी तंगी साहब कुछ बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा तंगी साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए ताकि फिर मैं मज़ीद सवाल कर सकूँ। देखिए नौशाद साहब, जहां तक आइन की बात की है तो आइन में ये भी इजाजत नहीं देते हैं कि कोई लीडर कंटेनर पे खड़े होकर सिविल नाफरमानी का ऐलान करे। आइन में ये भी है कि कोई लीडर खड़े होकर पाक फौज को तकसीम करने की कोशिश करे। आइन में ये भी है कि कोई आदमी खड़े होकर पाक फौज के उस पे हमले करे। आइन में ये भी है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आप अदम एतमाद ले आए और उसी वक्त फिर हुकूमत और असम्बलियात तोड़ दे। आइन में तो बहुत कुछ है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोग इतना हाफिजा कमजोर है कि उनको आइन उस वक्त याद आता है जब वो टॉक शो पे बैठ जाता है। उस वक्त आइन याद नहीं आता है जब पाकिस्तान के दस्तूर के साथ, कानून के साथ लड़ते हैं। तो आइन में न सिविल नाफरमानी है और आइन में न पाक फौज को तकसीम करने की साजिश है, आइन में न 9 मई के वाकयात है। तो मेरे ख्याल में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए एक आदमी एतमाद लाकर उसके साथ जो कुछ किया है, उन लोगों पे आर्टिकल 6 लगाकर उनको सजा देनी चाहिए। जहां तक आजाद कश्मीर की 12 सीटों की बात है तो देखिए इसने कहा ओवरसीज को क्यों नहीं देते हैं और वो इतने पैसे भेजते हैं। देखिए यहाँ 12 सीटों की बात पैसों की नहीं है, यहाँ आईन की बात है, यहाँ आईनी बात है, ये पैसों की बात नहीं है। अगर कश्मीरी समझते हैं तो इस इलेक्शन के बाद कोई आदमी जाकर वहां पर सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए और इन 12 केसेस के खत्म करने के लिए पिटीशन जमा करें। अगर तमाम पार्टीज के मुत्तफिक हो जाए तो इस शक को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी किसी के ख्वाहिश पर या किसी पर रिवायत के ख्वाहिश पर यह मुमकिन नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि कश्मीरियों की कुर्बानियों को सामने रखे, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो कराची में है, चाहे वो मेरे
पेशावर में है। कश्मीरियों के कुर्बानियों का ये सिला हम नहीं दे सकते कि उनको उन सीटों से महरूम करें। इन सीटों से किसको फायदा मिला है माजी में, आज किसको मिलेगा, कल किसको मिलेगा? मेरे ख्याल में इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए। और अगर एक टोला उठ करके ये मुतालबात करे कि पाकिस्तान का नाम निकाल दे, 12 सीटें खत्म कर ले, तो मेरे ख्याल में न आईन है, न कानून है, न दस्तूर है, और न पाकिस्तान और कश्मीरियों की कुर्बानियों के लिए ठीक है। तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तैमूर तालपुर साहब, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना चुकी है, वजीर ला चुकी है। अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हैं। जो कश्मीर की हाई कोर्ट है उसने बल्ले का निशान वापस देने का इलेक्शन कमीशन को कह दिया है। आपको क्या लगता है, पहली सवाल मेरा यही था कि क्या कश्मीर में इलेक्शन होंगे जो सूरत हाल चल रही है, और दूसरा अगर होंगे तो क्या आप देख रहे हैं क्या पोजीशन रहेगी? क्या आप गिलगित बल्तिस्तान की तरह कामयाबी हासिल करने की पोजीशन में हैं, या आपको लगता है कि ये जो महाजर सीटों का शोर है इससे फायदा उठा सकेगी मौजूदा हुकूमत? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान में पार्शली एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ, पार्शली, क्योंकि ऑफ कोर्स नून लीग हुकूमत में थी और वफाकी हुकूमत उनकी थी, और जब भी कोई पार्टी हुकूमत में होती है तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाती है। तो उन्होंने फायदा उठाया, उन्होंने वहां पर ऑफर्स की, स्कीमें बताई जो नहीं होना चाहिए था, पर ठीक है, मैं समझता हूँ पार्शली इलेक्शन फिर भी अच्छा हुआ। और एक फेयर इलेक्शन के होने के बाद, हालांकि नून लीग को जरूर एज थी वफाकी की वजह से, पर फिर भी पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी बनी। अब बात तल्खियों की तो होती रहती हैं, वैसे ही आपके क्रॉस फायर में आज तो मैंने देखा कुछ ज्यादा ही फायरिंग हो रही है, तो जरा बच बच के चलना चाहिए। पर एक जो माहौल हमेशा बनता है ना आपका इलेक्शन के दौरान, अगर आप देखेंगे जनरल इलेक्शन में तभी हुआ था, नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए थे, हमारा जबानी टकरार था, हमारी इलेक्शन कैंपेन में हम बड़े हाई स्पिरिट्स पे थे, दोनों तरफ से होना नहीं चाहिए था पर ऐसे था। पर आपने देखा फिर जैसे हुकूमत वापस आई तो हमने सपोर्ट किया, मियां शहबाज शरीफ साहब को हमने प्राइम मिनिस्टर बनवाया, और उसी तरह से हमने गवर्नमेंट फॉर्म की, हम कोलिशन में उनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर आपने वही देखा, रेपिटेशन हुई जब गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन हुई तो भी हम बड़े हाई वॉल्यूम पे चले गए, हमारी पिच बड़ी हाई हो गई। पर अगेन आपने देखा फिर से इलेक्शन हुई, उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, हमने उनको एक्सेप्ट किया। कश्मीर पर आप क्या देख रहे हैं? और पीटीआई, जब अभी मेरी अहमद अवैस साहब से बात हुई तो वो समझते हैं कि महाजर सीटें खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये एस्टैब्लिशमेंट का एक तरह का टूल है, या मौजूदा हुकूमत जो हुकूमत होती है उसका टूल है। राणा साहब की भी यही राय है। आपको क्या लगता है कि आप जो है इस मामले के ऊपर क्या पीपल्स पार्टी की राय है? क्योंकि वो तो आईनी तरमीम के बगैर खत्म बहरहाल नहीं हो सकती, धरनों से तो नहीं हो पाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये इसमें ये जो इस वक्त सिचुएशन है इसके अंदर इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, पहली बात तो फिलहाल ना कोई आईनी तरमीम आ रही है और ना ही आने वाली है। नहीं, मैं आजाद कश्मीर की आईनी तरमीम 12 मुहाजिरीन सीटों से मुतल्लिक की बात कर रहा हूँ। जी 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 अभी मैं कुछ भी नहीं देख रहा, मैं कोई तरमीम आते थे, मैं नहीं समझता हूँ कि एट द मोमेंट आप किसी को भी एकदम से उठा के आउट कर सकते हैं, महाजिर कह के, आउटसाइडर कह के। मैं नहीं समझता कि अभी उसका वक्त है। इलेक्शन ऑफ कोर्स हालात खराब हैं, पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है, पर मेरे ख्याल से सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मौलाना साहब ने भी ये जिम्मा उठाया है कि वो सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में मदद करेंगे, हम उनकी भी सपोर्ट लेने को तैयार हैं, और हम बिल्कुल इस बात से एग्री करते हैं, इलेक्शन होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, और ये इस सिचुएशन को पहले काम डाउन जरूर करना चाहिए। ठीक है अहमद अवैस साहब, ये जो अब सिचुएशन है, अब वैसे तो पीपल्स पार्टी लताड़ रही है ख्वाजा आसिफ साहब को कश्मीर के मामले पे, वो अपनी जगह है, लेकिन हमने देखा कि जब भी इलेक्शन हुआ, इत्तेहादी हैं चूँकि, और वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में भी बावजूद इसके कि खींचातानी के बाद मामला सेटल हो गए, कश्मीर में भी जो भी रिजल्ट आएंगे फिर कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगी। तो पीटीआई जो है वो क्या देख रही है कश्मीर के मामले पे, और क्या किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्योंकि बहरहाल ये तो मुमकिन नहीं है, देखिए असम्बली होगी तो 2/3 अक्सरियत के साथ अमेंडमेंट होगी तो वो जो है वो 12 सीटें खत्म हो सकेंगी। उस वक्त तक पीटीआई का क्या लायामल होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, एक हकीकत जो सामने है ना, उसको झुठला के अगर ये बात करें कि जी 2/3 मेजॉरिटी होगी, आइन होगा, असेंबली बनेगी। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन भी हुए, इलेक्शन में हारे हुए लोग जाके हुकूमत में भी बैठ गए, हुकूमत में बैठ के उन्होंने झूठे ओथ भी ले लिए। मैं खुद ये केस जो था नवाज शरीफ का केस में लड़ा था, 51,000 सीटों वोटों से नवाज शरीफ जो है ऑन रिकॉर्ड है इलेक्शन हारे में, लेकिन वो उनको टेक्निकल के लिए वो एक नॉन मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उसको फारिग कर दिया गया।
और वो जो है वो पार्लियामेंट में ना उनको ये एहसास है कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, अगर कोई बात नहीं हार गए थे तो क्या हो गया था। लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल देखें, जब तक हम फेयरनेस की तरफ नहीं जाएंगे, आइन को आइन नहीं समझेंगे, जो ओरिजिनल आइन था पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भुट्टो साहब ने तैयार किया था, वो बड़ा बैलेंस्ड आइन है। उसके अंदर ट्राइकोटमी ऑफ अथॉरिटी है, 3 पिलर है उसके अंदर, और 3 पिलर्स की बुनियाद के ऊपर जुडिशरी क्या एक इंडिपेंडेंट पिलर है जिसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। पार्लियामेंट है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। एग्जीक्यूटिव है, उसकी अपनी इंडिपेंडेंस है। लेकिन अभी क्या किया, ये सारे खत्म कर दिए गए। एक अमेंडमेंट का बिल आया, कैसे आया बिल कि एक बंद लिफाफा आता है और वो कहते हैं आज ही रात अभी बहस करो और इसको पास कर लो। खुदा के लिए ये तरीकेकार गलत है, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। हमें जब तक बैठ के हम आइन को आइन नहीं समझेंगे, कानून की बालादस्ती के निजाम को, इररिस्पेक्टिव गलतियां जिससे भी हुई हैं, मैं नहीं कहता कि सब कोई इसे मुबर्रा है, गलत हुई जिससे भी गलतियां हुई, आगे आइंदा के लिए आइन को बुनियाद बना के पहले मैं तो कहता हूं कि आप एक गोल में कॉन्फ्रेंस करें जिसमें आइन की अहमियत को उजागर करें और कमिटमेंट करें सारे मिलकर उसके ऊपर, ताकि ये जो अब देखें दो आइन की अब तरमीम हुई है, 26वीं 27वीं सब बात ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, ये मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं इलेक्शन की बात ही कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि हमें वो एक माइंड सेट बदल गया। हम उस माइंड सेट को जब तक नहीं बदलेंगे, पीटीआई वहां हिस्सा लेगी। लेकिन अब ऐसा ये देखिए ना कि प्राइम मिनिस्टर, देखिए प्राइम मिनिस्टर असेंबली फ्लोर पे कहता है कि आप हमसे बात करें। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं जी अब ताखीर हो चुकी है। किस चीज की ताखीर हुई है? मेरी बात सुने अब। अच्छा, आपने ये बात तो कह दी, मुझे ये बताएं कि जब बात करने के लिए वो गए थे तो किसने बातचीत खत्म की? भाई किसी ने भी खत्म, देखें पिछली बात को आप भूल जाए। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बैठ के बात करें, आज कहा, कल कहा, परसों, देख सुन लेना। अब ऐसा कहा, अभी ये तैमूर साहब यहाँ बैठे हैं ना, पीपल पार्टी में जब भुट्टो साहब के खिलाफ हंगामे हुए थे ना, भुट्टो साहब ने भी अपोजिशन को कहा था उन हंगामों के दौरान की बातचीत के लिए एक बाज़ाब्ता तरीका होता है ऑफर करने का। तहरीरी तौर के ऊपर ऑफर करके इन राइटिंग भेजा गया था और फिर आके वो उनका वफद भी बैठा था, इनका भुट्टो साहब खुद बैठे थे बीच में और कामयाब हो गए थे वो। फिर अलग बात है कि बादशाह लगा। चलें ये तहरीरी जो आपका ये कहना है कि तहरीरी दावतनामा आना चाहिए। राणा साहब, ऑफर करने का तरीका होता है, उसका तरीका ये होता है कि आप पहले टीओआर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर बनाएंगे कि ये हमारे पॉइंट है, आपके जो अपने एलिगेशन है या आपके जो मुतालबात हैं आपके अपनी जगह है, ये हमारे मुताबिक होंगे। अब बैठ के डिस्कशन करते हैं, इन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं बात करें। ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर हुकूमत संजीदा है तो कोई प्रॉपर तरीके से संजीदगी दिखाए, इन राइटिंग कोई चीज आगे बढ़ाए, टीओआरस बनाए और बात आगे बढ़े। क्योंकि मुझे याद है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी एक एजेंडा दिया था, उस वक्त भी ये बात हुई थी, लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ सकी। बात आगे बढ़ाना, राणा साहब, जिम्मेदारी तो पॉलिटिशियंस की ही है। मैंने और आपने तो नहीं बढ़ानी। पॉलिटिशियंस चाहे आपस में जितना मर्जी एक दूसरे के खिलाफ बात करें, असेंबली में लड़े भिड़े, वो अपनी जगह है, लेकिन जिन मामलात की या जिन खराबियों की निशानदेही राणा वैस साहब कर रहे हैं, मुझे याद है आज से कुछ अरसा कबल, चंद साल कबल या उससे पहले नून लीग भी किया करती थी, उससे कुछ अरसा कबल पीपल्स पार्टी भी किया करती थी। सारे एक ही ट्रैक पर हैं, लेकिन ये मिल बैठकर आपस में तय क्यों नहीं करते? ऐसी क्या माने है चीज जिसकी वजह से ये लोग इकट्ठे बैठकर, क्योंकि काम इनका है, ये आवाम ने नहीं करना, ये इन्होंने करना है, सियासतदानों ने। इन्होंने अपने लिए वो रूम बनाना है जहां पर ये एक दूसरे के मामलात को सेटल कर सके और तमाम जो ग्रीवियंस पॉइंट जहां हैं उनको खत्म करके तो आगे बढ़े। देखिए, बात ये है कि मुज़ाकरात तब होते हैं जब दोनों फरीक कुछ लेने और देने की पोजीशन में। इस हुकूमत के पास देने को है क्या? क्या ये हुकूमत इमरान खान से मुलाकात करवा सकती है? क्या ये हुकूमत जो है क्या कहते हैं, जो लोग एहतिजाज करते हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट हो गया है, बस वो बहुत ज्यादा टाइम गुजर गया। मैं चाहूंगा कि जल्दी बस प्रिसाइज सा दे ताकि मैं 1 मिनट का जवाब तंगी साहब से भी ले लूं हुकूमत की संजीदगी। ऐसा करें आप ना, मेरा नहीं यार, बात कर ले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो कुछ टाइम मुझे यकीन करें कोई एतराज नहीं है, आप मेरा टाइम भी तंगी साहब को दे दें। मैं आज सारा दिन बहुत जगह बोल के थक गया हूँ, मेरा टाइम भी आप अपनी बात तो कीजिए, बात मुकम्मल कीजिए। आई विड्रा तंगी साहब को दे दें। अच्छा चले, तंगी साहब ये बताइए कि हुकूमत में अब राणा साहब जो है वो किसी और उसके मूड में। देखिए तंगी साहब, बात यह है कि मेरी नज़र में
जो हुकूमत वक्त है, चाहे वो किसी वक्त में पीटीआई की थी, उससे पहले नून लीग की थी, फिर पीपल्स पार्टी की थी, हुकूमत वक्त जब तक कोई संजीदगा जो स्टेप नहीं लेती तब तक अपोजिशन जो है वो उस पर ना ट्रस्ट करती है ना उस पर आगे बढ़ सकती है। अब इन हालात में, मौजूदा हालात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर जरूर की है, लेकिन जो अहमद अवैस साहब कह रहे हैं, क्या आप इन राइटिंग पीओआर्स बनाने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, अपने मुतालबात या अपनी बातचीत आगे बढ़ाएं, उनके मुतालबात और वो चीज़ इन राइटिंग लें, क्या ये मुमकिन है, ये आप हो सकता है? मैं इस शो में आपको विटनेस बना के अहमद अवैस साहब के साथ कमिटमेंट करता हूं कि हुकूमत वक्त तैयार है आपके साथ बैठने के लिए, लेकिन मुझे एक मिनट सिर्फ दे दे कि हम महमूद खान अचैज़ई की पीटीआई से बात करें, हम बैरिस्टर गौहर की पीटीआई से बात करें, हम राजा अकरम की पीटीआई से बात करें, हम अलीमा बाजी की पीटीआई से बात करें, हम सुहेल अफरीदी की पीटीआई के साथ बात करें। अवैस साहब हमें क्लियर कर दे कि हम कौन सी पीटीआई से बात करें। जब हम अपोजिशन लीडर के साथ मुज़ाकरात की बात करते तो अलीमा बाजी ने 24 घंटे बाद कहा कि जो मुज़ाकरात करते हैं वो इमरान के साथ ही नहीं है। अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया है इमरान खान साहब ने। फौरन देखिए, अलीमा उनकी बहन है, इज्जत का मुकाम है, वो ना तो पार्टी के ओहदेदार हैं, ना वो कोई डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन देने की एहलियत उनको दी गई है कि वो ऐसा करें। ये काम गौहर जो है इस वक्त एक्टिंग चेयरमैन है, उनसे आप बाकायदा तौर पे करें, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, हमारी तरफ से बने हुए हैं, बाकायदा तौर पे देखिए ये इफ्स एंड बट्स को निकाल दें, खुले दिल से आए और ये बात साहब से बात करें। ये मैंडेट इमरान खान साहब ने उनको दिया हुआ है, ये बात इस पे पार्टी सारी तस्लीम करती है। मैंने आपको कहा ना कि इस शो के तवज्जुह से मैं कहूंगा कि हुकूमत वक्त तैयार है, लेकिन किसके साथ बैठी ये थोड़ा सा आप लोग डिसाइड करें। चले मेरे जो आप ऑफर करें ना, बिल्कुल डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। ले ये इस जो शो का बड़ा आउटकम है कि तंगी साहब ने ये ऑफर की है कि मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ कि जो हुकूमत वक्त है उसकी तरफ से आप इसको इन राइटिंग भी देंगे। अचकज़ई साहब से बात हो सकती है, अहमद अवैस साहब को उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है। अल्लाह करे कि ये जो यकीन दहानी कराई गई है ये मटेरियलाइज भी हो जाए, और इस मटेरियलाइज होने की सूरत में कोई हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। आज तक के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले हफ्ते हाजिर होंगे नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह निगहबान।